मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी और वो मेरा गैरों के साथ रिश्ता कर दी। वो कहने को तो गैर थे मगर अपनों से कहीं ज़्यादा अपने निकले। हमारी तरफ से शादी को लेकर कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी हमारी गरीबी। कहने को तो मेरे 3 भाई बड़े भाई थे, लेकिन वह सिर्फ़ इतना कमाते थे कि जितना वह अपने बीवी बच्चों को खिला सकें। इसी वजह से मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र ज़्यादा थी। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती कि मैं जितना जल्दी तेरा फ़र्ज़ अदा कर दूँ उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, ना जाने मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। हमारी तरफ से शादी की सारी रस्में सादगी से अदा हुईं, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की रस्में निभाईं। मेरे ससुराल से जब लोग मेरा सामान लेने आए तो उसी दिन मेरी सास मुझे मेहंदी का जोड़ा और चूड़ियाँ भी देकर गईं। जिस दिन मुझे मेहंदी का जोड़ा मिला था उसी दिन असलम ने मुझे कॉल किया। हमारी पहली बार फ़ोन पर बात हो रही थी। उसने मेरे सलाम का जवाब देते हुए मेहंदी के जोड़े के बारे में पूछने लगा, यह पूछते हुए कि कैसी लगी मेरी चॉइस। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेहंदी का जोड़ा पसंद आया होगा। असलम से बात करते हुए मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं और शादी के 2 हफ्ता पहले से हम रोज़ाना फ़ोन पर बातें करते रहे। शादी की सभी रस्में बहुत अच्छे से अदा हुईं। असलम जब बारात लेकर मेरे घर आए तो मेरी सारी सहेलियां उसे देखकर दंग रह गईं, क्योंकि वह प्यारा ही इतना था। वह लोग असलम को देखते ही मेरे पास आईं और कहने लगीं कि नसीब हो तो तुम्हारे जैसा। इतना हैंडसम शौहर तो नसीब से ही मिलता है, वरना कोई मोटा तो कोई सांवला और तो कोई तो और गंजा मिलता है। यह कहते हुए वे लोग हंसने लगे और मैं भी बड़ी फ़क्र से मुस्कुराने लगी। मैंने भी अभी तक असलम को नहीं देखा था, लेकिन अपनी सहेलियों की नज़र से उसे देख चुकी थी। वह जिस तरह से उसकी तारीफ़ कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे असलम मेरे सामने ही बैठा हुआ है। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए दिल में एक अजीब सी खुशी और खौफ भी था। खुशी इस बात की थी कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए असलम के साथ रहूंगी, और खौफ इस बात का था कि ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। जिस इंसान को ज़िंदगी में खुशी कभी कभार मिलती है, उसे भी कहाँ खुशी रास आती है। वह उस खुशी को कम महसूस करता है और उसी खुशी में गम को ज़्यादा तलाश करता है। शायद उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता है, और ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। इसी खुशी और खौफ की कैफियत में मेरी रुखसती हो गई। मैं अपने कमरे में बैठे घूंघट किए सज संवर कर असलम का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल की धड़कन गुजरते वक्त के साथ तेज तेज होती जा रही थी। असलम के साथ उनके बड़े भाई की भी शादी हुई थी। इस तरह यूं हम दोनों दो दुल्हनियां इस घर में आ गई थीं। असलम के घर वालों ने शादी में अपना हर शौक़ पूरा किया, क्योंकि आखिरी वही 2 बच्चे रह गए थे शादी के लिए। बाकी सारे बच्चों की मेरे सास ससुर ने शादी कर दी थी। मेरी 4 नंद और 2 जेठ और भी थे। थोड़ी ही देर में मैं कमरे के दरवाजे पर दस्तखत हुई और असलम के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही असलम ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसे देखते ही हैरान रह गई। तभी मुझे अपनी सहेलियों की कई बातें याद आने लगीं, क्योंकि असलम वाकई में बहुत हैंडसम था। आज पहली बार मैंने उसे देखा था। असलम की स्मार्टनेस इसलिए सबको ज़्यादा बढ़कर लग रही थी क्योंकि वह अपने सभी भाई बहनों में बहुत अलग था। रंग में साफ और नक्शो निगार में किसी मुल्क का शहजादा लग रहा था। लेकिन वह कहते हैं ना कि जिस इंसान की किस्मत में जो चीज़ें नहीं होती वह हमेशा खूबसूरत और चमकीली ही होती हैं। इसलिए उसका हुस्न हर एक की आंख में चमक रहा होता है। अगली सुबह वलीमे की रस्म भी बहुत अच्छे से अदा हुई। असलम ने मुझे मुँह दिखाई की रस्म में एक अंगूठी दी थी। मैंने जब अपनी जेठानी को देखा तो वह मुझे होशियार सी लगी, क्योंकि वह मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी। हालांकि वह भी एक नई नवेली दुल्हन की तरह थी, लेकिन उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। वह मुझे नीचे से ऊपर अपनी तीखी नज़रों से आर पार कर रही थी। शायद वह अपने मुकाबले में मुझे देख रही थी और ना जाने क्या मेरे बारे में सोच रही थी। मेरी सास ने हम दोनों देवरानी जेठानी के लिए एक जैसे ही कपड़े बनवाए थे,
ताकि दोनों में कोई फ़र्क न लगे। बस रंग का फ़र्क था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता कितनी अच्छी जगह पर किया है। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशियों को नज़र लग गई। अभी शादी को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अचानक से शाम को असलम की तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश हो गया। उसे अचानक से बेहोश होते देख मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह मेरे पास बैठा मुझसे बातें कर रहा था। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग मेरे कमरे में इकट्ठे हो गए और असलम को बेहोश पाकर सभी लोग रोने लगे। और फिर मेरे जेठ और मेरे ससुर ने जल्दी से असलम को होश में लाने लगे। कोई उसके चेहरे पर पानी छिड़कता तो कोई उसे उसके पैरों और तलवों को रगड़ता, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। फिर जल्दी से असलम को लेकर सब हॉस्पिटल गए। मेरा ससुराल शहर में ही था, इसलिए वह लोग असलम को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। हम लोग घर में ही इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरे जेठ का फ़ोन आया और वह कहने लगे कि असलम को होश आ गया है। यह बात सुनते ही जैसे मेरे जिस्म में जान आ गई। थोड़ी देर में असलम को लेकर सभी घर आ गए। असलम को घर आते ही उन्हें देखकर मेरी सास उन्हें पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए असलम का माथा चूम ली और कहीं मेरे बेटे को किसी की नज़र लग गई है, जबकि मैं अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी असलम को देखकर रो रही थी। एक तो नई नई मोहब्बत और ऊपर से निकाह में बांधने वाली मोहब्बत बहुत मजबूत होती है, चाहे वह एक दिन की हो या कई सालों की। शादी के बाद एक शौहर ही अपनी पत्नी के लिए सब कुछ होता है, जिसके दम पर उसके चेहरे पर रौनक होती है और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उससे मिलती हैं। जब असलम ने मेरी तरफ देखा तो वह मुझसे कहने लगा, पागल हो तुम, क्यों रो रही हो? अभी तो मैं जिंदा हूँ। असलम की ऐसी बातें सुनकर मैं असलम से चिपक कर रोने लगी। मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई मुझे असलम से दूर करने की कोशिश कर रहा हो। असलम ने दवाई खाई हुई थी, इसलिए वह रात को जल्दी सो गया, जबकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई। बार बार मैं उठकर असलम को देखती ही, असलम अच्छे से सोया है या नहीं। सुबह उठकर मैंने जल्दी से असलम को जगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह ज़्यादा देर तक सोए और मैं असलम से बात करना चाहती थी। ना जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और जो वक्त मैं असलम के साथ गुजार रही हूँ वह बहुत जल्दी गुजर रहा है। मेरी आवाज़ देने पर असलम उठ गए और मुझे कहने लगे कि यकीन करो, अभी मैं ज़िंदा हूँ। ऐसे शब्द सुनते हुए मैंने असलम के लब्स से अपना हाथ रखते हुए कहा कि असलम, आपको अल्लाह का वास्ता है, अगर आपने ऐसी बातें मजाक में भी बोली तो आपको पता है आप में मेरी जान बसती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। असलम मुस्कुराकर मुझसे कहने लगे कि मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो मेरी भोली सी प्यारी सी बीवी हो। मैं उस दिन असलम से एक पल के लिए भी दूर नहीं हो पाई थी। हालांकि उस दिन असलम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रात को सोने से पहले असलम ने मुझसे कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर मैं असलम से कहा कि आपको इस तरह का दर्द तो पहले भी होता था। परसों आपको क्या हो गया था जो आप अचानक से बेहोश हो गए थे? असलम ने मुझे सिर्फ एक जवाब दिया और कहने लगे कि आज तक मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, और दर्द से सिसकियां लेने लगे। वह मुझसे कहने लगे कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द उठ रहा है। गुलशन, मेरा सर दबा दो, बल्कि तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। ऐसा बोलते ही असलम फिर से आंखें बंद करने लगे और वह बेहोश हो गए। मैं उनको इस तरह से बेहोश होते हुए देख अपने हवास खोने लगी और कमरे में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मेरे शोर मचाने की आवाज़ से सभी घरवाले इकट्ठे हो गए और असलम को फिर से इस हालत में देखकर इस बार सभी लोग उसे बड़े अस्पताल में ले गए। मैंने बहुत कहा कि मुझे भी असलम के साथ जाना है, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा डोला वह कहाँ लेकर जाएंगे। रात का वक्त था। मेरी सास ने उस दिन मुझे बहुत ही बुरी तरह से झटका था। मैं तो पहले ही असलम की इतनी बुरी हालत देखकर डर गई थी। अपनी सास के इस तरह कहने पर मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी।
मैंने अपनी माँ को असलम की हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मेरी माँ पहले से ही गमों की मारी थी। माँ मुझे देखकर बार बार कहती कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना बनाए। मेरी माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद जेठ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि असलम होश में आ गया है, मगर इस बार डॉक्टर ने असलम के टेस्ट के लिए कुछ लिखे हैं, जो हमें जल्द से जल्द असलम का चेकअप कराना होगा, इसलिए हमें आने में थोड़ा समय लग सकता है। मुझे असलम की बहुत फ़िक्र हो रही थी। मैंने परेशान होते हुए अपनी माँ को फ़ोन कर लिया, यह सोचते हुए कि अब असलम की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी को भी यह सब बताना ज़रूरी था, नहीं तो ससुराल वाले कहेंगे कि ऐसे मौके पर भी दामाद की किसी ने खबर नहीं ली। मेरी बात सुनते ही मेरी माँ रोने लगी और कहने लगी कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। रात को लगभग 11 बजे मेरे ससुर और जेठ असलम को लेकर घर पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने में 2 दिन का टाइम लगेगा। डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की बात है। यह बात सुनते ही मेरी नई नवेली जेठानी मुंह बनाते हुए मेरी सास की तरफ देखकर कहने लगी कि कुछ लोग बहुत ही मनहूस होते हैं, उनकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी में भी आने वाली खुशियाँ रुख मोड़ लेती हैं। शायद उसके सपनों पर पानी फिर गया था, इसलिए वह मुझसे बहुत ही नफ़रत सी बातें कर रही थी, क्योंकि उनकी भी नई नई शादी हुई थी और वह एक नई नवेली दुल्हन थी। शायद उसके कई अरमान थे, अरमान तो मेरे भी थे, मगर अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसकी चलती है। अगले दिन ही मेरी माँ आ गई। मेरी माँ असलम को देखकर रोती रही और बात तो थी ही, बातों में मेरी सास ने मेरी माँ के सामने मुझे मनहूस कह दिया। मेरी सास की बातें सुनकर मेरी माँ वहाँ से चली गई। मैंने बड़ी मुश्किल से 2 दिन काटे और अल्लाह से गुजारिश कर रही थी कि असलम की रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा ही हो। असलम की रिपोर्ट आते ही घर वालों के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि असलम की रिपोर्ट में ब्रेन ट्यूमर आया हुआ था। मैं असलम की रिपोर्ट को पढ़ते पढ़ते अपने आप को उसकी बीमारी के गुनहगार समझने लगी, क्योंकि शादी से पहले असलम बिल्कुल ठीक था। अब एकदम से असलम को ब्रेन ट्यूमर हो गया। वह अभी 3rd स्टेज पर था। दिन ब दिन असलम की हालत बिगड़ती जा रही थी। ससुराल वालों ने उसे एक से एक बढ़कर हॉस्पिटल में दिखाया, मगर उम्मीद की किरण घटती जा रही थी। फिर एक डॉक्टर ने थोड़ी उम्मीद जगाई और उसने कहा कि ऑपरेशन के बाद उसका ट्यूमर बाहर निकाला जा सकता है, मगर इस ऑपरेशन में असलम की आंखों की रोशनी चली जाएगी और उसकी याददाश्त में भी मसला आ सकता है। यह ऑपरेशन बेहद नाजुक और बड़ा है, मगर ऑपरेशन के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। इस तरह असलम को डॉक्टर के पास ले जाते 2 महीने गुजर चुके थे। जिस दिन असलम का ऑपरेशन हो रहा था, उस दिन मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में बहुत दर्द और थकावट सी महसूस हो रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद यह टेंशन लेने की वजह से हो रहा है और उसी दिन मुझे उल्टियाँ आने लगीं। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं पेट से हूँ। अब मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं डॉक्टर को भी दिखा सकूँ, इसलिए मैं चुप रही। असलम का ऑपरेशन कामयाब हो गया था, मगर वह होश में नहीं आया था और जब उसे होश आया तो वह सही से बोल नहीं पा रहा था। जब हमने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, असलम का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया है। उसे पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा। 10 दिन तक असलम हॉस्पिटल में ही भर्ती रहा। जब उसकी हालत कुछ सुधर गई तब हम उसे लेकर घर आए। असलम कमरे में मुझे अकेला पाकर मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो गुलशन, मैं तुम्हें एक दिन भी खुशी नहीं दे पाया, अपना किया हुआ वादा एक भी नहीं निभा पाया। यह कहते हुए असलम की आंखें नम हुईं। उसे ऐसी हालत में देखकर मुझे भी रोना आ रहा था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसे दिलासा दिया। अगर मैं उसके सामने रो पड़ती तो वह हिम्मत हार जाता और वैसे भी वह इस हालत में है। मैं मुस्कुराकर असलम को बहकाने लगी कि जब मेरी माँ और मेरे भाई असलम का हाल पता लेने आए तो पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया।
वह मेरी माँ से कहने लगी कि अपनी बेटी को भी अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाओ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनकी बात को समझ न पाई। मेरी सास ने इतनी सख्त लहजे में कहा था कि मेरी माँ पलट कर कोई जवाब भी ना दे सकी और ना कुछ पूछ पाई। मेरी सास मेरी माँ को अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं असलम को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मगर मेरे भाई ने यह बात सुन ली थी। वह गुस्से में आ गया था और वह गुस्से में मुझे वहाँ से ले आया। उन्होंने मुझे असलम से एक बार भी मिलने नहीं दिया और यहाँ मायके में आने के बाद मुझे कहाँ चैन मिलने वाला था। मैंने असलम को कई बार फ़ोन किया, लेकिन असलम ने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था असलम को फ़ोन चलाने से। जाने उन लोगों ने असलम से मेरे बारे में क्या कहा होगा। मैं बड़ी मुश्किल से कुछ समय अपने मायके में गुजारा, फिर अपनी माँ से बोलकर अपने भाई के साथ मैं असलम के पास आने के लिए जिद करने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा हो जाएगा। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? वह मेरा शौहर है और किसी को कोई हक नहीं मेरे पति से मुझे अलग करने की। तभी मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तेरी सास तुझे मनहूस समझ बैठी है और इसलिए उसने तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ भेजा है, ताकि वह अपने बेटे असलम की अच्छे से इलाज करवा सके। अगर असलम को कुछ हो गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, यहाँ तक कि मेरी माँ और मेरे भाई भी। मैं चुपके छुपाते अपने ससुर जी को फ़ोन की। उन्होंने पहली बार मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। दूसरी बार उन्होंने जब मेरा फ़ोन उठाया तो उन्होंने फ़ोन उठाते ही कह दिया कि अब तुम क्या चाहती हो? अब तो असलम इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही मुझे ना जाने क्या हो गया, लेकिन मुझे उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ और कब हुआ, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी के घर आए हुए अभी 10 दिन ही हुआ था। उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब ना देते हुए फ़ोन को काट दिया और कभी मुझे फ़ोन भी नहीं किया। जब मैं असलम की मौत की खबर अपनी माँ को बताई तो मेरे घर में एक मातम सा छा गया और यह मातम मेरे से ज़्यादा मेरे घर में हो गया। अब तो सभी मुझे मनहूस समझने लगे। मैंने अपनी माँ को बड़ी मुश्किल से समझाया और उन्हें मनाया। उनके साथ मैं जब ससुराल पहुँची तो मेरा भाई इस बात पर बहुत ही नाराज़ था। उन्होंने कहा कि असलम की मौत की खबर हमें देना क्या उन्हें ज़रूरी नहीं लगा, और तुम कौन सा मुँह लेकर वहाँ पर जाओगी। लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं एक बार अपने ससुराल जाना चाहती थी। जब मैं अपने ससुराल वाले घर पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था। फिर मेरी माँ ने मेरे ससुराल वाले पड़ोसी के घर में जाकर पूछा कि यह लोग कहाँ गए हैं। तो मेरे पड़ोसी ने बताया कि वह यहाँ से कहीं दूर चले गए हैं। जब मेरी माँ ने असलम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हमें असलम के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरी माँ मुझे 4 बातें सुनाते हुए मुझे वहाँ से अपने घर ले आईं और मुझसे कहने लगीं कि वह लोग तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और अपना पीछा छुड़ा लिया। अब तो असलम भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब तुम घर में बैठो और अपनी इद्दत पूरी करो। मैं अपनी इद्दत क्या पूरी करती? मेरी तबीयत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरी तबीयत को खराब होते हुए मेरी बड़ी भाभी मुझसे बोली कि कहीं तुम पेट से तो नहीं हो? तुम्हारी हालत देखकर मुझे तो ऐसा ही कुछ शक हो रहा है। फिर मेरी दूसरी भाभी बोली, हाय रब्बा, अब हमें दूसरी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। मेरी भाभी के कहने पर मेरी माँ एक नर्स को घर पर ले आई। उसने मेरा चेकअप किया और मुझे मुबारकबाद देते हुए कहने लगी कि यह तो खुशी की बात है, बधाई हो, आप तो माँ बनने वाली हो। मेरे लिए यह खुशखबरी किसी बदकिस्मत से बुरी थी। सभी मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही वह समझने लगे थे। खैर, मैं कुछ दिनों के बाद अपने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल असलम पर ही गया था। वह बिल्कुल अपने आप बाप की तरह ही दिखता था। कुछ दिनों के बाद मेरे भाई मेरी अम्मी से कहने लगे कि अब इसकी दूसरी शादी करवा दो। लेकिन मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा दिल कहता था कि असलम अभी ज़िंदा है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से अभी तक असलम को कफन में नहीं देखा था।
मेरी माँ भी मुझसे कहने लगी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मेरा मन नहीं किया। मैंने अपनी माँ से बोला कि मैं कोई नौकरी कर लूँगी और अपने बेटे को पाल पोस लूँगी, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। वक्त गुजरता गया, एक बार मेरे भाई का ट्रांसफ़र हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ ही चलो रहने के लिए। तो मैंने सोचा चलो बड़े भैया के साथ ही रह लेती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों छोटे भाई और भाभी मुझसे बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए मैं स्कूल को छोड़ दिया और अपने बड़े भाई के साथ नए शहर में आ गई। नया शहर और नई जगह, वहाँ पर लोग भी इतने अच्छे थे और मेरा मन भी वहाँ पर लगने लगा। नए शहर में आकर मेरी ज़िंदगी भी नई हो गई। मेरे भाई के घर के पास एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर मैं टीचिंग की नौकरी करने लगी। स्कूल बहुत अच्छा था, वहाँ पर मेरी एक अच्छी फ्रेंड बन गई थी। वह मेरे बेटे से बहुत प्यार करती थी। मैंने मैडम को अपनी आप बीती जब सुनाई तो वह हमसे और भी हमदर्दी जताने लगी। हमारे दिन ऐसे ही अच्छे गुजरने लगे। लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं असलम को याद ना किया हो। अब मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। वह हर समय अपने बाप के बारे में पूछता तो मैं उसे झूठ बोल देती कि तुम्हारे पापा अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में गए हुए हैं और उनके जन्मदिन पर एक तोहफा देकर उसे बहका देती। एक दिन मैडम मेरे घर आईं और मुझे शादी का कार्ड देते हुए, मेरी बेटी की शादी है, तुम मेरी बेटी की शादी पर ज़रूर आना। मैडम मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, इसलिए मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाई। शादी एक हफ्ते बाद थी। मैं शादी के दिन एक विधवा के लिए आप में झूठी मुस्कुराहट और दुखी दिल लिए शादी वाले दिन मैं उनके घर पहुंची। जब बारात आई तो मैं वहां पर उसे इंसान को देखा जिसका मुझे अपनी ज़िंदगी में सदियों से इंतज़ार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। असलम मेरी आंखों के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसका चेहरा ही उतर गया, जबकि मैं वहीं एक पत्थर बनी खड़ी उसको देखते जा रही थी। आज मेरा दिल जीत गया था, वह दिल जिसकी उम्मीद पर मैं आज तक जी रही थी कि असलम जिंदा है और वह किसी न किसी मोड़ पर मुझे ज़रूर मिलेगा। और वह मुझे मिल गया। लेकिन मैं असलम से कुछ न कह पाई और मैं शादी की रस्म ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। मुझे जिस अंदाज में असलम ने देखा था, मुझे लग रहा था कि वह भी मुझसे बात ज़रूर करना चाहता है। जैसे ही बारात रुखसत हुई तो मैं अपने बेटे के साथ हॉल से निकल रही थी तो असलम मुझे वहाँ खड़ा मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। असलम को देखते ही मेरा दिल जहाँ चाहा कि मैं उसका गिरेबान पकड़ लूं और उससे पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इससे पहले कि असलम मेरे से कुछ पूछता और मैं असलम से कुछ पूछती, मैंने अपने बेटे को बहाना बनाकर वहाँ से भेज दिया और मैंने असलम से पूछा कि तुम तो बड़े बेवफा निकले। तुम जिंदा थे लेकिन कभी मुझे एक कॉल तक नहीं किया और तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुम्हारी मौत की झूठी खबर भिजवा दी और मैं बेवकूफ़ तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करने लगी और इसी इंतज़ार में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी कि तुम कभी ना कभी मुझे ज़रूर मिलोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम मर चुके हो मगर ज़िंदा हो। तुम्हें अपने सामने खड़े देख मैं हैरान हूँ। मैं असलम से कहा कि मेरा दिल कहता था कि तुम जिंदा हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। असलम ने मेरी बात को काटते हुए मुझसे कहा कि मेरे सामने ज़्यादा ड्रामा मत करो। एक तो तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर अपने मायके वालों के साथ चली गई और उल्टा मुझे ही गलत ठहरा रही हो। फिर कहने लगा कि हाँ, मेरे घर वालों ने कहा कि तुम यह कहकर मेरे घर से भाग गई हो कि मैं एक बीमार पति के साथ नहीं रह सकती। उसको क्या पता, आज है कल ना रहे। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। मेरे घर वालों ने तुमसे मिनट भी की मिनती मिन्नतें भी की थीं, लेकिन तुम मुझे मौत के मुंह में छोड़कर चली आईं। मैं असलम की ऐसी बातें सुनकर उस बड़े हैरान थी, क्योंकि असलम जो कुछ भी कह रहा था यह सब झूठ था। मैं असलम को सफाई देते हुए कहा कि यह सब झूठ है। अगर आप लोग इतने ही सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए। पहले तो असलम को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर वह असलम ने कहा कि हम वह घर छोड़कर गए थे क्योंकि हमें किसी आलिम ने बताया था कि वह घर छोड़ने से ही मेरी बीमारी कटेगी
और मेरे बड़े भैया का ट्रांसफ़र इस शहर में हुआ था, तो वह अपने साथ हमें यहाँ पर ले आए। इतनी देर में मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। मेरे बेटे की आवाज़ सुनते ही असलम मुझे इंतज़ार लहजे में कहने लगा कि तुमने दूसरी शादी भी कर ली, जबकि मैंने तुम्हें तलाक भी नहीं दिया था। तो तुमने दूसरी शादी कर ली। मैंने अपने बेटे को असलम के सामने खड़ा किया और बोला कि यह तुम्हारा ही बेटा है। इसे प्यार से देखो, क्या यह तुम्हारा अक्ष नहीं है? असलम ने बेटे को प्यार से देखा और उसे लपक कर गले से लगा लिया, क्योंकि हमारा बेटा बिल्कुल असलम की कॉपी था। जब मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर आने लगी तो असलम मुझे जिद करने लगा कि मुझे अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाने दो, जबकि मुझे भी अपने साथ घर जाने के लिए कहने लगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। असलम ने कई बार मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे घर आकर मेरे पैर भी पड़े। फिर उसने अपने घर वालों को भी अपने साथ मेरे घर लेकर आया, लेकिन मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने असलम से बता दिया कि मैं मनहूस जैसे बेवा शब्द पूरी ज़िंदगी नहीं सुन सकती। असलम मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया अपने घर आने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी अब असलम से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि असलम ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी 3 बेटियां भी थीं। वह सिर्फ मुझे अपने पास इसलिए रखना चाहता था क्योंकि उसे बेटे की ज़रूरत थी। मैंने असलम से कहा कि अब मेरी ज़िंदगी का क्या है, मेरी तो आधी ज़िंदगी गुजर गई है, यदि और आधी है वह भी गुजर जाएगी। वैसे भी मैं मनहूस थी और यही समझकर तुमने भी मुझे छोड़ दिया था। मेरी अधूरी मोहब्बत के मुकम्मल अधूरी रह गई। अब मेरा बेटा लगभग 11 साल का हो गया था। अपने आप की पूरी हकीकत जान लेने के बाद मेरे बेटे ने अपने बाप का मुंह तक नहीं देखा। मैंने अपने बेटे से कहा कि वह तुम्हारे पिताजी हैं, तुम उनसे मिलते जुलते रहा करो। मगर मेरे बेटे ने मुझे तड़पते हुए अपनी ज़िंदगी में देखा है, इसलिए उसने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया।